घमंडी मॉडर्न बहू के गरीब ससुराल वाले। सुप्रिया और नवीन दोनों ही एक कॉलेज में थे और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, मगर सुप्रिया के माता पिता इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे, जिस वजह से नवीन अब अपने घर यानी कि गांव जाने की तैयारी करने लगता है। ये देख सुप्रिया उससे बोलती है, नवीन तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जानती हूँ कि मेरी फैमिली हमारे रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी शादी नहीं होगी। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो और मुझे हमेशा खुश रखोगे। लेकिन क्या करूं सुप्रिया, तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे पापा शहर का मॉडर्न लड़का ढूंढ रहे हैं तुम्हारे लिए, और मैं कहाँ गांव का रहने वाला। मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है और आज शाम को हम मंदिर में शादी करेंगे। ये दुनिया, ये समाज बस पुरानी सोच को आज के समय में डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आजकल के टाइम पर हम जैसे लोग इन चीजों को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। सच में तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? अब मेरा मतलब है कि तुम अभी भी सोच लो। नवीन, जो मैंने तुमसे प्यार किया था तब मैंने कुछ नहीं सोचा था, तो अब क्यों सोचना? मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, और आज शाम को हम मंदिर में शादी करेंगे। नवीन और सुप्रिया शादी कर लेते हैं, जिसके बाद नवीन सुप्रिया को अपने गांव ले जाता है। नवीन एक गरीब परिवार से था, उसके घर की हालत देखकर सुप्रिया का मन उतर जाता है। हे भगवान, ये सब क्या है? नवीन इतना गरीब है, मुझे तो ये पता ही नहीं था। कैसे रहूंगी इस घर में? इसका घर देखकर तो मेरा प्यार कम पड़ने लग गया है। तभी सुप्रिया की सास सुप्रिया से बोलती है, अरे बहू, अपने शुभ कदम से इस कलश को गिराते हुए अंदर आओ। हम तो बहुत खुश हैं, आज हमारे घर में लक्ष्मी आई है और हम अपने घर में लक्ष्मी का स्वागत तो अच्छे तरीके से करेंगे ना। पूरा समाज देखेगा कैसे हमने अपनी लक्ष्मी का स्वागत किया है। हाँ, पूरा समाज इन गरीबों का स्वागत ही तो देखने के लिए बैठा है। जेब में 1 रुपया नहीं और सपने देख रहे हैं बड़े बड़े। पता नहीं कहाँ फंस गई मैं। सही कहा है किसी ने, प्यार में इतना अंधा हो जाता है कि उसे सही गलत का कुछ पता ही नहीं होता। अगर माँ बाप की बात मानकर शादी करनी होती तो शायद आज ऐसा आराम की जिंदगी जी रही होती। सुप्रिया के आने से नवीन के माता पिता बहुत खुश थे। ऐसे ही सुप्रिया रात को कमरे में थी, गर्मी से वो बेहाल हो रही थी। तभी नवीन उसके करीब आने की कोशिश करता है। तभी सुप्रिया गुस्से में बोलती है, तुम तो दूर ही रहो मुझसे। मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद मुझे इतनी गरीबी को झेलनी पड़ेगी। अरे मुझे बता देते ना एक बार कि तुम्हारा घर ऐसा है, मैं तुमसे शादी नहीं करती। मुझे तो मेरी जिंदगी बेकार सी लगने लग गई है अब। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुमने कहा था कि तुम हर हाल में मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो, और थोड़ी सी गरीबी देखी नहीं कि तुम्हें अब ये जिंदगी खराब लगने लगी है। तो क्या करूं नवीन, तुम ही बता दो। शादी के बाद हर लड़की का ख्वाब होता है कि उसका ससुराल ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा ऐसा होगा। सच बताऊं तो आज मुझे पछतावा हो रहा है तुमसे शादी करके। अगर मेरे माँ बाप को पता चलेगा कि तुम ऐसा सोचती हो तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। जीवन साथी का मतलब होता है हर अच्छे और बुरे सिचुएशन में एक दूसरे का साथ देना, और जरूरी नहीं है कि आज हमारे पास गरीबी है तो आगे भी हम गरीब ही रहेंगे। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुप्रिया घर का एक भी काम नहीं करती। सारा दिन वे फोन में लगी रहती थी और दिन रात अपने आप को सजने संवारने में लगी रहती थी। उसकी इस हरकत से नवीन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन उसकी सास उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी, इसलिए वे सुप्रिया को ज्यादा कुछ नहीं कहती थी। ऐसे ही एक दिन सुप्रिया अपनी सास से कहती है, माँ जी, मेरा ना मेकअप का सामान खत्म हो चुका है, और वैसे भी आप लोगों ने कहा था ना कि मुझे इस घर में किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी, इसलिए मैंने अपनी पूरी लिस्ट लिख दी है। पूरा 20,000 का मेकअप का सामान है। आप आज शाम तक उसे ले आना, वरना मेरा स्किन केयर छूट जाएगा, और मैं अपनी स्किन को लेकर ना कोई लापरवाही नहीं चाहती। 20,000 का सामान, इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा? फिर तुझे तो पता है ना
कि हम कितने गरीब हैं। तुम्हारी जब हाथी पालने की औकात नहीं है तो हाथी मत पालो ना। गांव की लड़की से अपने बेटे का ब्याह करवा देती तो शायद ये खर्चा आप लोगों को इतना झेलना नहीं पड़ता। अब शहर की मॉडर्न बहू लेकर आओगे तो ये सब तो झेलना पड़ेगा ना। अच्छा बहू, तो ये बात किसी को मत बताना कि तुझे इतने महंगे मेकअप के सामान चाहिए। मैं कैसे भी जुगाड़ करके तेरे लिए मेकअप का सामान ले आऊंगी। भगवान ने मुझे बेटी नहीं दिया, लेकिन मैं तुझे अपनी बेटी मानती हूँ और अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करूंगी मैं। अगर तूने ये बात नवीन को बताया तो नवीन तुझ पर बहुत गुस्सा करेगा। ठीक है, मुझे क्या, मुझे तो किसी को नहीं बताना। आप मुझे मेकअप का सामान ला कर दे दो, बाकी मेरे को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। सुप्रिया की सास अपनी बहू से बहुत प्यार करती थी और कहीं ना कहीं उसे किसी भी चीज की कोई कमी महसूस कराना नहीं चाहती थी। इसलिए अब सास को अपनी बहू की ख्वाहिश को पूरा करना था। सास घर में किसी को बिना बताए अपना पुराना सोने का कान का सुनार की दुकान पर ले जाती है और गिरवी रखकर अपनी बहू के मेकअप का सामान लेकर आ रही थी। अचानक से सास का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। आसपास के लोग उसे अस्पताल में भर्ती कराते हैं। थोड़ी देर बाद परिवार को इस बारे में पता चलता है तो सभी लोग भागकर अस्पताल जाते हैं और नवीन सुप्रिया से बोलता है, माँ बाहर क्यों गई थी? आखिर उनको ऐसा कौन सा काम पड़ गया था जो इतना दूर गई थी? मुझे नहीं पता था कि किस लिए गई थी बाहर, उन्होंने मुझे नहीं बताया। थोड़ी देर बाद सुप्रिया की सास को होश आ जाता है। सुप्रिया नवीन दोनों माँ से मिलने के लिए अंदर आ जाते हैं। तभी सुप्रिया की सास बोलती है, माफ करना, शायद मैं तेरा मेकअप का सामान लेकर सही सलामत घर नहीं आ पाई। रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया था और जो मेरे हाथ में पैसे थे वे पता नहीं कहाँ चले गए। माफ करना, मैं तेरी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाई। माँ जी, हाँ, पैसे लेने कहाँ गई थी? मैंने अपना सोने का कान का गिरवी रख दिया था और वहाँ से कुछ पैसे लिए थे और उन्हीं पैसे को लेकर मैं घर आ रही थी ताकि उन पैसों से अपनी जरूरत का सामान ले पाए। लेकिन रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया और वे पैसे न जाने कहाँ चले गए। यह बात सुनकर सुप्रिया को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वह तब समझ जाती है कि उसके ससुराल वाले भले ही आर्थिक रूप से गरीब हैं, लेकिन वे दिल से बहुत अमीर है और वह बहुत किस्मत वाली है कि उसे इतना प्यार करने वाले लोग मिले हैं, जहां उसकी सास अपनी जान पर खेलकर उसकी ख्वाहिश को पूरा करने में लग गई। निशा एक अमीर घर की लड़की थी जो कि काफी गोरी और सुंदर भी थी। बस इसी बात का घमंड निशा के अंदर था। निशा गरीब और काले लोगों से बहुत नफरत किया करती थी और उनका बहुत मजाक बनाया करती थी। ऐसे ही एक दिन निशा कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठकर पार्टी कर रही होती है। तभी वहाँ एक काली लड़की आती है जो निशा के बगल वाली सीट पर बैठती है। उस लड़की को देखकर निशा को बहुत गुस्सा आता है और वह पूरे कॉलेज के सामने उस बेचारी लड़की का मजाक बनाती है। तुमने अपनी शक्ल देखी है? अपना हुलिया देखा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगल में बैठने की? क्यों, इस सीट पर क्या तुम्हारा नाम लिखा है? इस लड़की की हिम्मत तो देखो। शायद ये लड़की जानती नहीं है कि किससे बात कर रही है। अपनी औकात देखकर मुझसे बात कर, और अगर ज्यादा बदतमीजी की तो मैं तुम्हें इस कॉलेज से धक्के मार कर निकलवा दूंगी। क्यों निकलवाओगी तुम मुझे इस कॉलेज से धक्के मार कर? ठीक है, मैं काली हूँ और गरीब हूँ, तो क्या हम काले लोगों को तुम अमीर लोगों के बगल में बैठने की इजाजत नहीं है? कहाँ लिखा है, किस कानून और किस किताब में लिखा है कि अमीरों के साथ गरीब नहीं बैठ सकता, गोरे के साथ काला नहीं बैठ सकता? मेरी डिक्शनरी में लिखा है। और कुछ? इतना बोलकर निशा उस लड़की को एक तमाचा मारती है और उसके मुंह पर पानी का गिलास फेंक देती है और वहां से चली जाती है। एक गरीब लड़की की बेइज्जती करके निशा को बहुत अच्छा लगता है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन निशा के घर पर उसकी मौसी की लड़की आती है जिसका रंग भी काला था। वह हर बार की तरह अपनी मौसी की बेटी का मजाक बनाती है।
तो तुम फिर यहाँ आ गई। मुझे समझ नहीं आता तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो। मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि मेरे घर में काले लोगों के लिए जगह नहीं है। क्या अब मैं घर के बाहर एक बोर्ड लगा दूं? निशा, लगता है तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुम कितनी घमंडी और बदतमीज हो। इंसान को अपने गोरे रंग पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान सबका हिसाब करता है। और मेरी बदुआ लगेगी तुम्हें। जिस तरह तुम गरीब और काले लोगों का मजाक उड़ाती हो ना, देखना एक दिन तुम्हारी शादी एक गरीब घर में होगी, जहाँ तुम्हारे गोरे रंग की कोई कीमत नहीं होगी। निशा को अपनी बहन की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। समय ऐसे ही बीतता है और समय का पहिया कुछ इस तरह चलता है कि निशा की बहन की बात सच हो जाती है और निशा को एक गरीब लड़के से प्यार हो जाता है। पर निशा इस बात से अनजान थी कि जिस लड़के से वे प्यार करती है वे लड़का गरीब घर से है। अब निशा बिना उसकी फैमिली बैकग्राउंड देखे अमित से शादी कर लेती है और शादी के बाद निशा को पता चलता है कि अमित एक गरीब परिवार से है। अमित, यह तुम्हारा घर है? ये कबाड़ खाना। तुम अपने परिवार के साथ इस घर में कैसे एडजस्ट करते हो? निशा, ये क्या तरीका है बात करने का? आज तुम्हारा मेरे घर में पहला दिन है और तुम अपने ससुराल में पहले ही दिन इस तरह से बदतमीजी कर रही हो। आखिर इतना घमंड अच्छा नहीं होता। घमंड तो होगा ही ना मेरे अंदर। आखिर मैं इतने अच्छे घर से जो हूँ और इतनी गोरी भी। पर तुम्हारे घर में तुम्हें छोड़कर सब काले हैं और तुम्हारा घर कितना छोटा है। अगर मुझे पता होता कि तुम गरीब हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। मैंने गलती करी, तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड चेक नहीं किया। अमित निशा को काफी समझाने की कोशिश करता है, पर निशा अपना रवैया नहीं बदलती। और कुछ देर बाद जब उसकी सास विमला निशा के पास आती है तो निशा अपनी सास से बड़े ही बेरुखी से बात करती है। ओह माय गॉड, गरीब लोग का पता नहीं क्यों मेरे सामने आ जाते हैं। बुढ़िया, वह तो मेरी किस्मत खराब है, मैं घर की बहू बन गई। बहू? क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? अमित बेटा, बहू किस तरह से बातें कर रही है? तूने तो कहा था कि लड़की बहुत अच्छी है, बातों से तो लगता नहीं। गरीब की हिम्मत तो देखो कितनी ज्यादा बढ़ गई। अमित, क्या तुमने अपनी माँ को नहीं बताया कि मैं कौन हूँ? मुझे जानने की जरूरत नहीं है कि तुम कौन हो। अब तुम एक बात अच्छे से जान लो, तुम इस घर की बहू हो और आज शाम को तुम्हारी मुंह दिखाई है और उसके बाद आज ही तुम्हारी पहली रसोई भी होगी। तो सारी तैयारियां कर लो। मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती मत करवाना। अच्छे घर से हो, अच्छे तरीके से रहो। विमला भले ही गरीब थी, पर उसके लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर थी। इसलिए वे अपनी नई नवेली बहू की बदतमीजी नहीं झेलती और उसे तमीज सिखाती है। पर निशा भी हार नहीं मानती और अपनी सास को परेशान करने के लिए जानबूझकर मुंह दिखाई की रस्म में छोटे कपड़े पहन लेती है और घर आए सभी मेहमान आपस में बातें करने लगते हैं। पहली बार निशा की वजह से विमला को सभी के सामने अपमानित होना पड़ा था, इसलिए विमला भी पीछे नहीं हटती और निशा को खींचकर कमरे में लाती है और उससे कहती है, माना कि हम गरीब हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कोई इज्जत नहीं है। और अगर तुम्हें इतना ही घमंड है अपनी अमीरी का, तो मेरे बेटे को छोड़कर तुम जा सकती हो। वैसे भी तुम इस घर के लायक नहीं हो। जो लड़की अपने ससुराल में पहले दिन अपने ससुराल वालों की इज्जत मिट्टी में मिला दे, वह लड़की कभी भी अपने ससुराल वाले को मायका का दर्जा नहीं दे सकती। क्या कहा तूने? मैं अमित को छोड़ दूं? अरे, जिस लड़के के लिए मैंने अपना घर छोड़ दिया, मैं उसे कैसे छोड़ दूं? अमित मेरा पति है, अब वह मेरे साथ मेरे मायके में रहेगा और मेरी माँ के साथ काम करेगा। अमित तेरा पति होने से पहले मेरा बेटा है और मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वह पहले अपने बेटे का फर्ज निभाएगा। बहुत हो गया अमित, बहुत सह ली मैंने तुम्हारी माँ की बातें। आज मेरा ससुराल में पहला दिन है और मेरी सास मुझ पर आज से ही रौब झाड़ रही है। कल को पता नहीं ये मेरा क्या हाल करेगी। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे लगा तुम्हें सिर्फ अपनी सुंदरता और गोरे रंग पर घमंड है, पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अपनी अमीरी पर भी घमंड है।
जो लड़की अपने पति की इज्जत नहीं कर सकती, अपनी सास की इज्जत नहीं कर सकती और अपने ससुराल में पहले ही दिन अपने सास ससुर की नाक कटवा दे, वो मेरा क्या हाल करेगी? मैं तुम्हारे साथ घर जमाई बनकर चला भी जाऊं, पर क्या गारंटी है कि तुम मुझे इज्जत दोगी? क्योंकि तुम जिस गरीब औरत का मजाक उड़ा रही हो, मैं उस गरीब औरत का बेटा हूँ। मुझे माफ करना निशा, पर मैं यहाँ से नहीं जा सकता। अब मर्जी तुम्हारी है, तुम मुझसे रिश्ता रखो या तोड़ो। अमित निशा के साथ जाने से मना कर देता है, जिसके बाद निशा भी गुस्से में अमित को छोड़कर चली जाती है। पर जब निशा अपने मायके जाती है तो उसकी माँ भी उसे अपनाने से मना कर देती है और उसे उसके ससुराल जाने को कहती है। शादी के बाद बेटी का असली घर उसका ससुराल होता है। अब तेरा ससुराल अमीर हो या गरीब, तुझे अपने ससुराल में ही रहना होगा। मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। अब ये दरवाजे तभी खुलेंगे जब तू इज्जत के साथ दामाद जी के साथ मेहमान बनकर मेरे घर आएगी। अब निशा के पास ना तो ससुराल का घर था और ना ही मायके का, जिस वजह से निशा की आंखें खुल जाती है और वह अपने ससुराल वापस जाती है और अपनी सास से अपनी गलतियों की माफी मांगती है। विमला भी अपनी बहू को माफ कर देती है, जिसके बाद फिर कभी निशा अपने गोरे रंग का और अपने अमीर होने का घमंड नहीं दिखाती और अपने गरीब ससुराल में घुल मिल कर रहती है।